अब आप इसे देखिए, क्या है, जरा मैं आपके सामने से हट जाता हूं और फिर देखिए क्या है। प्लेन मिरर, ब्रैकेट में क्या लिखा है, नीदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग, और उसके नीचे क्या लिखा है, डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ इंसिडेंट रेज। तो चलिए हम आपके सामने आते हैं, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। करें, प्लेन मिरर ना तो कन्वर्जिंग होता है ना ही डाइवर्जिंग होता है, नहीं होता है। आप कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ये जो मिरर का नाम रखते थे, कहां रखते थे, स्फेरिकल मिरर में, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग। लेकिन प्लेन मिरर ना ही कन्वर्जिंग ना ही डाइवर्जिंग, प्लेन मिरर बस प्लेन मिरर। क्यों? क्योंकि मैंने देखिए क्या लिख रखा है, डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज के नेचर को नहीं चेंज करता। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल होगा, नेचर नहीं चेंज हुआ। इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग है तो रिफ्लेक्टेड भी डाइवर्जिंग ही होगा, नेचर नहीं चेंज हुआ। इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कन्वर्जिंग होगा। ये मैं आपको यहां दिखाता हूं फिगर में, देखिए प्लेन मिरर है, इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के पैरेलल, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आया है। जैसे आप कह लेंगे कि ये एक दूसरे के पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा नेचुरली, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, पैरेलल है। और चूंकि ये ग्लैंसिंग एंगल है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये अल्फा तो ये भी अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा। तो आप कहेंगे फिर ये एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो पैरेलल रे इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्ट भी पैरेलल हुआ है। अगला देखिए, ये इस फिगर में गौर करिए तो इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है तो रिफ्लेक्टेड रे भी डाइवर्जिंग है। और यहां पे कमाल की बात ये भी है कि ये जो एंगल होगा ये और ये एंगल सेम होगा, यानी जितने एंगल पे इंसिडेंट रे डाइवर्स कर रहा है रिफ्लेक्टेड रे भी उतने ही एंगल पे डाइवर्स कर रहा है, उतने ही एंगल पे। ये नहीं कि पहले कम डाइवर्जिंग था बाद में ज्यादा डाइवर्जिंग हो गया, या पहले ज्यादा डाइवर्जिंग था बाद में कम डाइवर्जिंग हो गया, नहीं। डाइवर्जिंग रे इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्टेड भी डाइवर्जिंग है, और एंगल में भी कोई चेंज नहीं, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस नो चेंज। फिर देखिए इस फिगर को, इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग है, देखिए इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कन्वर्जिंग है, और यहां भी एंगल में कोई चेंज नहीं होगा। यदि आप कह लेंगे ये एंगल आपका फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा। ये नहीं कि इंसिडेंट रे लेस कन्वर्जिंग और रिफ्लेक्टेड रे मोर कन्वर्जिंग, नहीं। ठीक, तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्लेन मिरर का नाम है सिर्फ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ना तो कन्वर्जिंग होता है ना ही डाइवर्जिंग होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लेन मिरर इंसिडेंट रे के बिहेवियर को, उसके नेचर को नहीं चेंज करता। यदि इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी, इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है, इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है तो रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग है, इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग है तो रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जिंग है। गॉट इट। एक छोटी सी बात और, प्लेन मिरर के नाम पे जब भी प्लेन मिरर की बात मैं करता हूं या हम लोग सुनते हैं करते हैं तो आपको घर का आईना जो है वो याद आ जाता है, घर में जो मिरर यूज करते हैं वो याद आ जाता है। तो मैं बताऊं कि घर में जो आप मिरर यूज करते हैं वो प्लेन मिरर आप यहां नहीं पढ़ रहे हैं अभी, आप नहीं। क्या फर्क है देखिए, ये आपका घर वाला मिरर है और ये वो प्लेन मिरर है जो हम लोग यहां पढ़ेंगे। दोनों में क्या फर्क है देखिए, ये जो मिरर है प्लेन मिरर, इसका जो पहला सरफेस है वहीं से रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। ये कैसा होता होगा, जैसे मान ले आपके घर में नई, बिल्कुल नई स्टेनलेस स्टील की थाली हो, और स्टेनलेस स्टील की थाली बिल्कुल सिंपल प्लेन के फॉर्म में हो, नया हो, बिल्कुल चमकता हुआ हो, शाइनिंग। अब उस स्टेनलेस स्टील की थाली में अपनी शक्ल देखिए तो थाली बिहेव करेगा एज ए प्लेन मिरर, और वहां जो रे इंसिडेंट होगा वो मेटल सरफेस के पहले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उस प्लेन मिरर की बात हो रही है यहां पे। कहेंगे घर वाला जो आईना है जिसमें आप अपना खूबसूरत सा चेहरा रोज देखते हैं, कई बार देखते हैं, उसमें क्या है, वो तो ग्लास का शीट होता है। ये ग्लास शीट है, उसकी थिकनेस है ग्लास शीट की, और ग्लास शीट का जो पिछला सरफेस है वो पेंट या पॉलिश करके उसे क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिंग बना देते हैं। ठीक, अब जब रे फॉल करता है तो यहां पे 3 ऑप्टिकल इवेंट्स होता है, 3।
पहले रे जो इंसिडेंट होगा वो ग्लास शीट के फ्रंट फेस पे क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, वो एयर से ग्लास में जाता है, तभी बेंडिंग है। फिर जब पीछे वाले फेस पे पहुंचता है, वो पॉलिश्ड है, वो पेंट किया हुआ है, वो रिफ्लेक्टिंग बना दिया है, तो वहां से रिफ्लेक्शन होता है। फिर ये फ्रंट फेस पे लौट के आता है, और यहां से जब बाहर आता है ग्लास टू एयर, तो फिर रिफ्रैक्शन होता है। तो 3 घटनाएं घटी हैं, एयर टू ग्लास रिफ्रैक्शन, देन बैक सरफेस पे रिफ्लेक्शन, एंड देन ग्लास टू एयर रिफ्रैक्शन। ये है आपका घर वाला आईना। इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा, ये तो रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आप। जैसे आप कहते हैं प्लेन मिरर में जितना आगे होता है, जितने डिस्टेंस पे आगे ऑब्जेक्ट होता है, उतने डिस्टेंस पे पीछे इमेज होता है। इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे लेकिन मालूम होगा आपको, जितने डिस्टेंस पे आगे ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पे इमेज पीछे। वो इस मिरर में होगा, इसमें नहीं। इस तरह के आईने में सुबह सुबह सामने खड़े होंगे तो जितना आप आगे खड़े होंगे, आपका जो इमेज मिरर में बनेगा, मिरर के अंदर बनेगा पीछे, वो उतने डिस्टेंस पीछे नहीं बनता है, क्योंकि वो सिंपल रिफ्लेक्शन का केस नहीं है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कुछ लाइट रे का कुछ इंपॉर्टेंट बिहेवियर है, लाइट रे का कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, चरित्र है, जो हर हाल में फॉलो होना है। कैरेक्टर है भाई, कोई अपना कैरेक्टर छोड़ता है क्या? तो ये लाइट रेज के कैरेक्टर्स है, ये अब किसी हाल में नहीं छोड़ेगा, हर हाल में एप्लीकेबल होगा, नो एक्सेप्शंस एट ऑल। क्या है? पहला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज क्या है, इसे इस फिगर से समझिए। ये 2 फिगर मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला फिगर क्या है, देखिए, ये 3 लाइट रेज है जो अलग अलग पाथ पे ट्रेवल करता हुआ इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। 3 लाइट रेज अलग अलग पाथ पे ट्रेवल करता हुआ इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है और फिर आगे बढ़ जा रहा है। होता क्या है, जहां पे ये तीनों रे मिलेंगे, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पे तीनों रे मिलेंगे, वहां पे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो होगा, जो आप वेव में 11वीं क्लास में पढ़े होंगे। लेकिन उसके बाद जब रे आगे बढ़ता है तो रे ऐसे आगे बढ़ता है कि वो अपने ओरिजिनल कंडीशन को रिटेन और रिगेन करता हुआ आगे बढ़ता है। यानी जैसा पीछे था वैसे ही आगे है, ऐसे आगे बढ़ता है जैसे पीछे किसी से मुलाकात ही नहीं हुई, पीछे कोई घटना ही नहीं घटी, कोई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ, ऐसे फील होता है। यानी इसका ये मतलब है कि 2 और मोर देन 2 रेज कैन मूव थ्रू सेम मीडियम विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर। 2 or more than 2 rays can meet at the same point and then proceed further onward without disturbing each other. यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से रे जब आगे बढ़ेगा तो जैसा पीछे था वैसा ही आगे रहेगा, कोई फर्क नहीं। कहेंगे फिर इस फिगर का क्या पर्पस है? ये फिगर बस ऐसे एक कोरिलेशन के लिए दिया गया है कि मान लीजिए ये 3 पाइप है, लिक्विड वाली पाइप है, 3 पाइप से यहां पे मिला और फिर पाइप आगे बढ़ गया। अब इन तीनों पाइप में गौर करिए, क्या खास बात है, इन तीनों पाइप में अलग अलग कलर के लिक्विड को फ्लो कराया मैंने। इसमें लिक्विड है पिंक कलर का, इसमें येलो कलर का, इसमें ग्रीन कलर का, और यहां पे ये लिक्विड मिक्स हो गया। जब आगे बढ़ता है, तीनों पाइप में लिक्विड आगे बढ़ता है, तो फिर वो पिछले वाले कलर को मेंटेन नहीं रखता है कि यहां पे मुलाकात हुई, हम आगे बढ़ गए, ऐसे बढ़ गए कि पीछे मुलाकात ही नहीं हुई। ये सारे कलर मिक्स हो जाएंगे। अब तीनों पाइप में इन तीनों कलर का जो मिक्स्ड कलर होगा वो मिलेगा आपको। ये होता है जब पाइप कहीं पे आपका इंटरकनेक्टेड हो और इस तरह से डिफरेंट कलर्स आप कैरी कराइए, मिक्स होने के बाद इन तीनों में तीनों कलर का मिक्सचर होगा। ये बात यहां नहीं होती है, ये समझाना चाह रहा हूं कि लाइट रे में 2 or more than 2 rays can move through same medium without disturbing each other। यानी 3 या 2 या 5 या 10 जितने भी रेज है किसी पॉइंट पे मिलता है तो उस पॉइंट से आगे ऐसे बढ़ेगा कि जैसे पीछे मुलाकात हुई ही नहीं। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, लॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटीज ऑफ लाइट, ये क्या होता है? तो इसका मतलब देखिए, मैं ऐसे समझाता हूं कि किसी भी तरीके से यदि आप लाइट रे में इस तरह का चेंज लाएं, वो चेंज यहां है। देखिए पहला फिगर, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, सिंगल एरो। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब कुछ आप ऐसा कर सकें तो
कि जो रिफ्लेक्टेड रे था उसे इंसिडेंट रे बना दीजिए, तो फिर जो इंसिडेंट रे था वो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी। यानी रिफ्लेक्टेड रे को इंसिडेंट रे बना दें तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। कहेंगे ये क्या सिर्फ रिफ्लेक्शन में होता है? नहीं जनाब, रिफ्रैक्शन में भी होता है। देखिए, ये देखिए फिगर, सिंगल एरो से ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये टू मीडियम है, रेयर एंड डेंसर मीडियम, ये इंटरफेस यानी बाउंड्री है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन आपने कुछ ऐसा किया कि जो रिफ्रैक्टेड रे था उसे इंसिडेंट रे बना दिया, तो जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। ये है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। कहेंगे इसका क्या यूज है? ये कैरेक्टर जान के हम क्या कर लेंगे, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या हेल्प करेगा? तो बताता हूं क्या हेल्प करेगा। इंसिडेंट रे लोकेट करता है कि ऑब्जेक्ट कहां है, और यदि रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्टेड रेज लोकेट करेगा इमेज कहां है, और यदि रिफ्रैक्शन है तो रिफ्रैक्टेड रेज लोकेट करेगा कि इमेज कहां है। अभी आपने क्या कहा कि यदि मैं रिफ्लेक्टेड रेज को इंसिडेंट रे बना दूं तो जो इंसिडेंट रेज था वो रिफ्लेक्टेड रेज हो जाएगा, या हम लोग रिफ्रैक्टेड रे को इंसिडेंट रे बना दें तो इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। अब जरा सोचिए, अभी मैंने क्या कहा, इंसिडेंट रेज बताएगा कि ऑब्जेक्ट कहां है, रिफ्लेक्टेड रेज बताएगा इमेज कहां है। अब आपने रिफ्लेक्टेड रेज को इंसिडेंट रेज बना दिया तो अब ये बताएगा ऑब्जेक्ट कहां है, और तब उसका क्या प्रभाव हुआ कि जो इंसिडेंट रे था वो रिफ्लेक्टेड रे हो गया, तब वो बताएगा कि इमेज कहां है। तो इसको मैं इस तरह से आसानी से समझाऊं कि ऑब्जेक्ट इमेज पोजीशंस आर इंटरचेंजेबल, कि जहां पे आपका इमेज था वहां ऑब्जेक्ट रख देंगे तो जहां पे ऑब्जेक्ट था वहां इमेज बन जाएगा। कहेंगे नहीं समझ में आया ये बात, तो देखिए मैं फिगर बना के आपके सामने रखता हूं, ये आपके समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से है। पहला फिगर, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन है, ऑब्जेक्ट इमेज। ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट यहां होगा। ये है रिफ्लेक्टेड रे, वो डिसाइड करता है इमेज यहां पे होगा। अब हम क्या कमाल कर दें, हम कमाल ये कर दें कि इसे बना दें इंसिडेंट रे, तो अब ये डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहां होगा, तो अब ऑब्जेक्ट यहां होगा। ये बना दिया इंसिडेंट रे, तो जो इंसिडेंट रे था अब वो हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, तो ये डिसाइड करेगा इमेज कहां होगा, तो इमेज यहां होगा। देखा कमाल आपने कि जब ऑब्जेक्ट यहां था तो इमेज यहां, और जब ऑब्जेक्ट यहां तो इमेज यहां। यानी ऑब्जेक्ट इमेज पोजीशंस आर ऑलवेज इंटरचेंजेबल, ऑलवेज। सिर्फ प्लेन मिरर में नहीं, किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस में, किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस में। चलिए, ये है कॉनकेव मिरर है, स्फेरिकल मिरर है। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि ये मैंने लिया इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे ने डिसाइड किया कि ऑब्जेक्ट यहां होगा। ये है रिफ्लेक्टेड रे, उसने डिसाइड किया इमेज यहां होगा। अब हम क्या कमाल करें, हम कमाल ये करें कि ये जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है इसे हम बना दें इंसिडेंट रे, बना दिया, ये इंसिडेंट रे हो गया। तो जो इंसिडेंट रे था वो क्या हो जाएगा, अब रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो फिर जब ये इंसिडेंट रे है तो ये डिसाइड करेगा ऑब्जेक्ट कहां होगा, तो अब ऑब्जेक्ट यहां होगा। और ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये डिसाइड करेगा इमेज कहां होगा, तो अब इमेज यहां होगा। तो देखिए फिर ऑब्जेक्ट इमेज पोजीशंस आर इंटरचेंजेबल है। कहेंगे कुछ और सिचुएशन दिखाइए, तो कुछ और सिचुएशन देखना है तो ये देखिए, ये आपका लेंस है। ठीक, लेंस में क्या है कि ये इंसिडेंट रे है और इसके हिसाब से ये ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि उसी को डिसाइड करना था। ये एमर्जेंट रे है तो इसके हिसाब से ये इमेज हो गया क्योंकि उसी को डिसाइड करना था। अब यदि मैं इसे बना दूंगा इंसिडेंट रे, अब ये डिसाइड करेगा ऑब्जेक्ट कहां होगा, तो वो यहां होगा। और अब ये हो जाएगा आपका एमर्जेंट रे, तो ये डिसाइड करेगा इमेज कहां होगा, तो इमेज यहां होगा। देखिए अभी भी ऑब्जेक्ट इमेज पोजीशन क्या है, इंटरचेंजेबल। तो कोई एक्सेप्शन नहीं, प्लेन मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, लेंस हो, कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस हो, ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ रेज ये कभी फेल नहीं करना। और इस कारण से आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इमेज पोजीशन हमेशा आपको क्या मिलेगा, इंटरचेंजेबल। प्रॉब्लम में ये सब टर्म यूज होंगे
और इसे हम बहुत ढंग से यूज करेंगे। ठीक, अब एक और यहां पे कैरेक्टर है, रिट्रेसिंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट रेज। रिट्रेसिंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट रेज, रिट्रेस करने का मतलब है जिस रास्ते पे गए उसी रास्ते पे लौट आए। कहेंगे अभी तो यही बता रहे थे, रिवर्सिबिलिटी भी यही था। समहाउ, नॉट एग्जैक्टली, समहाउ रिट्रेसिंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट रेज में क्या होगा कि रे जिस पाथ पे गया है, रे उसी पाथ पे पलट कर यानी लौट कर आएगा। और लौट कर आने का तरीका क्या होगा, कब लौटता होगा, कब रिट्रेस करता होगा, तो वो ये सिचुएशन देखिए, एक फिगर आपका है ये फिगर, दिस वन, ये मिरर है, प्लेन मिरर, इस पे रे कैसे फॉल किया है, नॉर्मली। अब जरा सोचिए कि प्लेन मिरर पे रे नॉर्मली फॉल करेगा तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के लॉन्ग होगा, इंसिडेंट रे नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल बनाएगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब इंसिडेंट रे ने नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल बनाया तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल बनाएगा। यानी इंसिडेंट रे along द नॉर्मल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी along द नॉर्मल होगा, यानी रे उसी पाथ पे लौट जाएगा। इसको कहते हैं रिट्रेसिंग। यानी रिट्रेसिंग तभी होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, रिट्रेसिंग तभी होगा जब रे के रास्ते में मिरर आए। और मिरर पे रे कैसे इंसिडेंट हो, नॉर्मली, परपेंडिकुलरली। रे के रास्ते में मिरर आए, चाहे वो प्लेन मिरर आए चाहे वो कर्व्ड मिरर आए, लेकिन मिरर आए। और जब भी रे के रास्ते में मिरर आए और उस पर रे नॉर्मल इंसिडेंट हो तो वो अपने पाथ को पलट देता है, पाथ को रिट्रेस करता है। ये तो प्लेन मिरर में था। स्फेरिकल देखिए, ये स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर में देखिए ऑब्जेक्ट यहां पर है, यहां, और ये एक्चुअली में क्या है, ये स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब ये स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट यहां है, तो यहां से जो रे इंसिडेंट होनी है मिरर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे इंसिडेंट होनी है मिरर पे, तो वो कैसे इंसिडेंट होगा, along द रेडियल लाइन, along द रेडियल लाइन। लेकिन सबको मालूम है कि जो रेडियल लाइन होता है स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल होता है, स्फेरिकल सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो जब स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट रखा है, ये कॉन्केव है, ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो वहां से आने वाली रे, इंसिडेंट रे, मिरर पे रेडियली फॉल करेगा, नॉर्मली फॉल करेगा, और नॉर्मली फॉल करेगा तो पाथ को रिट्रेस कर देगा, तो पाथ को रिट्रेस कर देगा, उसी पाथ पे लौट गया। ये कॉन्केव में था, ये कॉन्वेक्स में है। देखिए रे इस तरह से इंसिडेंट है, ऐसे इंसिडेंट है कि मिरर नहीं होता तो रे आगे बढ़ के सी पॉइंट से पास करता। खैर मिरर है, लेकिन फील क्या हो रहा है, फील ये हो रहा है कि ये जो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है, उसका ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और रे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है कि आगे प्रोड्यूस करे तो फील होता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। यानी अभी भी रे इस स्फेरिकल सरफेस पे रेडियली यानी नॉर्मली फॉल कर रहा है। नॉर्मली फॉल करने का मतलब ये सब एंगल 90 डिग्री, ये नॉर्मली फॉल कर रहा है, तो ये फिर पाथ को रिट्रेस करेगा। देखिए उसी पाथ पे लौट गया। तो इसको यदि हम क्लोज करना चाहें तो ऐसे क्लोज करिए कि कभी भी किसी प्रॉब्लम में कहा जाए कि रे अपने पाथ को रिट्रेस करता है, रे अपने पाथ पे लौट के आ जाता है, तो ये तय है कि रे के रास्ते में कहीं न कहीं मिरर आया है, मिरर पे रे नॉर्मली यानी परपेंडिकुलरली फॉल किया है और फिर पाथ का रिट्रेसिंग स्टार्ट हुआ है। लेकिन आपको अभी भी क्या बताया, रिट्रेसिंग के साथ रिवर्सिबिलिटी को मिक्स कर दीजिए। रिट्रेसिंग के साथ रिवर्सिबिलिटी को मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि आपने कहा इंसिडेंट रे के पाथ में मिरर आया, इंसिडेंट रे के पाथ में मिरर आया और रे मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंट था इसलिए पाथ पे पलट गया। पलट जाने का मतलब क्या हो गया कि जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है अब वो आगे इंसिडेंट रे हो जाएगा, नहीं तो जो इंसिडेंट रे था वो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। यही तो होगा, उसे मैं फिगर में समझाता हूं। देखिए जो चीज मैंने कहा वो ये है, यहां देखिए ये फिगर है, एक लेंस है, यहां ऑब्जेक्ट है, यहां से रे इंसिडेंट हुआ, लेंस के थ्रू पास करने के बाद रे लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ। अब सामने ये मिरर रखा है, प्लेन मिरर इस तरह से रखा है कि ये जो रे मिरर पे इंसिडेंट हुआ वो 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ, यानी नॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो ये उसी पाथ पे पलट गया। और एक बार पलट गया
तो जैसे जैसे जिस रास्ते से होकर आया था वैसे वैसे उस रास्ते पे लौटेगा, क्योंकि एक बार पलट गया तो आगे क्या फॉलो होगा, आगे फॉलो होगा रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। क्यों? जैसे ये था आपका एमर्जेंट रे, लेकिन रिट्रेसिंग होने पे ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे। तो जब एमर्जेंट रे को इंसिडेंट रे बना दिया तो जो इंसिडेंट रे था वो एमर्जेंट रे बन जाएगा, और रे जहां से चला था लौट के वहीं जाएगा। रे जहां से चला था लौट के वहीं जाएगा, तो जादू क्या होगा, कमाल क्या होगा, जहां पे इनिशियली ऑब्जेक्ट था वहीं पे फाइनली इमेज बनेगा। यानी ऑब्जेक्ट इमेज पोजीशंस क्या होगा, कॉन्साइड कर जाएगा। आप कहते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट वहीं पे फाइनल इमेज, या आप कहते हैं ऑब्जेक्ट इमेज पोजीशन कॉन्साइड कर गया, या आप कहते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज पोजीशन के बीच में कोई पैरेलक्स नहीं है, सबका मतलब एक ही है। तो कभी भी किसी सवाल में कहा जाए, जरूरी नहीं कि सवाल में लेंस हो, ये मैं एग्जाम्पल के तौर में रखा है मैंने, कभी भी किसी सवाल में कहा जाए कि जहां पर ऑब्जेक्ट है फाइनली वहीं पे इमेज बनता है, तो उस डिवाइस में, उस रे डायग्राम में रास्ते में कहीं न कहीं मिरर आता होगा, और मिरर पे रे नॉर्मली फॉल करता होगा, और रे पाथ को रिट्रेस करता होगा, उसके बाद रिवर्सिबिलिटी स्टार्ट होता होगा, और जिस जिस रास्ते से जैसे जैसे बेंड करके रे आया था उसी उसी रास्ते से वैसे वैसे बेंड करके रे लौटेगा, और जहां पे इनिशियली ऑब्जेक्ट था वहीं पे फाइनली इमेज बन जाएगा। अब कहेंगे प्लेन मिरर, और भी एग्जाम्पल है, देखिए ये फिगर देखिए, लेंस, ऑब्जेक्ट, यहां से रे इंसिडेंट हुआ, लेंस से बाहर निकलने के बाद इस मिरर पे फॉल किया। लेकिन कैसे फॉल किया, फॉल ऐसे किया कि ये जो है पॉइंट, ये पॉइंट सी है इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस लेंस से रे निकलने के बाद जब इस मिरर पे फॉल किया है तो ऐसे फील हो रहा है कि रे जो मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है वो आ रहा है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और जब वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है तो ये यहां पे कैसे फॉल कर रहा होगा, नॉर्मली, रेडियली, तो पाथ को रिट्रेस कर लेगा। और एक बार रिट्रेसिंग स्टार्ट हो गया तो फिर कहेंगे कि जिस रास्ते से गया था, जैसे जैसे गया था उसी रास्ते पे लौट के आएगा, और जहां से इनिशियली रे चला था वहीं लौट के आएगा, जहां पे इनिशियली ऑब्जेक्ट था वहीं पे फाइनल इमेज बनेगा। ये फिगर भी आपका वैसा ही देखिए, लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, रे इंसिडेंट हुआ, लेंस से रिफ्रैक्ट करके रे एमर्ज किया, रास्ते में मिरर आ गया, लेकिन रे कैसे फॉल किया इस पे, रे इस पे ऐसे फॉल किया कि आगे ये प्रोड्यूस करते तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता, यानी ये रे इस पे रेडियली फॉल किया, यानी रे इस पे नॉर्मली फॉल किया, तो पाथ को रिट्रेस किया, पाथ को रिट्रेस किया तो आगे रिवर्सिबिलिटी आ गया, यानी जैसे जैसे गया वैसे वैसे लौट के आ गया, जहां से चला था वही फाइनली लौट के आ गया। तो ऐसे तो फिगर अंतहीन है, बनता ही रहेगा, कोई अंत ही नहीं होगा, बनते रहेंगे। तो चलिए चीज़ों को क्लोज कर देते हैं। ये कहते हुए क्लोज करते हैं कि फिलहाल मैं इतना समझाने की कोशिश कर रहा था कि रे के 3 कैरेक्टर्स होते हैं। पहला कैरेक्टर था कि 2 और मोर देन 2 रेज कैन मूव थ्रू सेम पॉइंट और थ्रू सेम मीडियम विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर, यानी रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दूसरा पॉइंट था, वो था आपका रिवर्सिबिलिटी, वो कभी फेल नहीं करता, और रिवर्सिबिलिटी के कारण ही, इसी प्रॉपर्टी या इसी कैरेक्टर के कारण ऑब्जेक्ट इमेज पोजीशन इंटरचेंजेबल होता है। और तीसरा था रिट्रेसिंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट, वो तभी होगा जब रे के पाथ में मिरर आए, रे मिरर पे नॉर्मली फॉल करे तो रिट्रेस होगा, और रिट्रेस होने के बाद रिवर्सिबिलिटी फॉलो हो जाता है, और रिवर्सिबिलिटी फॉलो हुआ तो फिर रे जहां से चला वहीं लौट के जाएगा। और इसमें कमाल क्या होगा, जादू क्या होगा, जहां इनिशियल ऑब्जेक्ट था वहीं फाइनल इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट इमेज पोजीशन कॉन्साइड कर जाए, ये जादू होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, आज का जो थियरी वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें सवाल देखने हैं, तो फटाफट सवाल करते हैं। और सवाल क्या होगा, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे वो अभी तक जितना डिस्कस हुआ है, क्या डिस्कस हुआ अभी तक डिस्कस किया मैंने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किया है, डेविएशन एंगल डिस्कस किया है, ठीक है, वेक्टर वाला मेथड डिस्कस किया, और बाकी ये जो कैरेक्टरिस्टिक वगैरह था वो डिस्कस किया। तो उस पर बेस्ड प्रॉब्लम देखिए। चलिए ये प्रॉब्लम क्या है सुनते हैं। 2 plane mirrors M1 and M2 are inclined at an angle 30 degree as shown in the figure। तो 2 प्लेन मिरर दिख रहा है M1 एंड M2, और वो एक दूसरे से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री ऑन M1, ये रे ऑफ लाइट है जो M1 मिरर पे 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट है। जब कहा जा रहा है मिरर पे 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट है,
तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो हर हाल में किससे बनना है, नॉर्मल से। तो फिगर में नॉर्मल से 30 डिग्री पे आपने रे को इंसिडेंट होता हुआ दिखाया। अब आपसे कहा जा रहा है कि 3 रिफ्लेक्शन होने के बाद टोटल डेविएशन कितना प्रोड्यूस होगा, टोटल डेविएशन। तो चलिए 3 रिफ्लेक्शन कराते हैं इस फिगर में। तो ये रे इंसिडेंट हुआ और यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये हुजूर हो गया पहला रिफ्लेक्शन। पहला रिफ्लेक्शन में देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे। जब ये 30 डिग्री है तो ये क्या होगा, 60 डिग्री होगा। समझते हैं भाई, ये नॉर्मल है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये टोटल एंगल आपका 90 होगा, उसमें ये 30 है, हटा लेंगे तो ये 60 बचेगा, और ये 60 है तो फिर ये भी 60 होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ये 60। ठीक, पहले रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, ये 60। अब ये ट्राइंगल बन रहा है, देखिए ट्राइंगल, उसमें ये 60 ये 30 है तो 90, और इन तीनों का सम होना है 180। जब ये 90 पहले हो गया ऐड होकर के, तो ये क्या बचेगा, 90 डिग्री। और अभी अभी आपने सुना है, अभी अभी, कि जब भी रे मिरर पे नॉर्मली फॉल करेगा, 90 डिग्री पे फॉल करेगा, तो पाथ को रिट्रेस कर लेगा। तो जब ये 90 डिग्री है तो रे मिरर पे नॉर्मली फॉल किया, ये पाथ को रिट्रेस करेगा, उसी पाथ पे पलट जाएगा, और उस पाथ पे पलटेगा। तो एक बार पलट गया तो जैसे आया है वैसे लौट के जाएगा ना, नहीं वैसे तो लौटेगा। तो आप कहेंगे यहां से ये पलटा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां से ऐसे, क्योंकि जैसे जैसे आए वैसे वैसे लौटेगा फिर वो, कोई डाउट नहीं। तो देखिए गिनिए कितने रिफ्लेक्शन हुए, जाने में 1 रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, और लौटने में यहां फिर तीसरा रिफ्लेक्शन। 3 रिफ्लेक्शन हो तो गए, और 3 ही रिफ्लेक्शन की बात हुई थी। लेकिन 3 रिफ्लेक्शन के बाद देखिए क्या हुआ, रे ऐसे जा रहा था, अब ऐसे जा रहा है, यानी रे उसी पाथ पे पलट गया है, और जब उसी पे पलट गया तो एंटी पैरेलल हो गया है। एंटी पैरेलल होने का मतलब डेविएशन एंगल 180 डिग्री का, गया था ऐसे, आया ऐसे, तो ये हुआ ना डेविएशन एंगल 180 डिग्री। तो ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, ज्योमेट्री सही है कि 180 डिग्री का डेविएशन होगा। तो अगला सवाल देखिए अब आप, इसमें क्या है, 2 प्लेन मिरर्स है, वो एक दूसरे से इंक्लाइंड है, और कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे, और यही सॉल्व करना है। तो 2 प्लेन mirrors are inclined to each other at a certain angle. A ray of light first incidents on one of them at an angle of inclination of 10 degree with the mirror retraces its path after 5 reflections. Find the angle between the mirrors. सवाल में देखिए ये कह रहे हैं कि ये जो 2 प्लेन मिरर है, ये हमने दिखाया फिगर में थीटा एंगल पर एक दूसरे से इंक्लाइंड है। ये थीटा ही अननोन है, यही पूछा जा रहा है क्या होगा। लेकिन दिया क्या है, दिया है कि ये जो रे इंसिडेंट हुआ इस मिरर पे, वो कितने एंगल पर मिरर से इंक्लाइंड है, मिरर से इंक्लाइंड है 10 डिग्री पे, मिरर से। तो ये हो गया आपका 10 डिग्री, मिरर से 10 डिग्री पे इंक्लाइंड है, और एक रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा रिफ्लेक्शन, चौथा रिफ्लेक्शन, 5वें रिफ्लेक्शन के बाद वो पाथ को रिट्रेस कर देता है। 5वें रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ पे लौट आता है। यानी जब 5वां रिफ्लेक्शन होने के लिए रे मिरर पे इंसिडेंट हुआ होगा, जब 5वां रिफ्लेक्शन होने के लिए रे मिरर पे इंसिडेंट हुआ होगा, तो मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंट हुआ होगा, तो पाथ को रिट्रेस कर देगा। तो हमें यहां पे ये देखना है कि 5वें रिफ्लेक्शन के समय रे को मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंट होना है, तो उस वक्त एंगल थीटा के टर्म में क्या होगा, उस पर गौर करेंगे। चलिए यहां पे ये ग्लैंसिंग एंगल है, ये 10 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 10 डिग्री। फिर ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये दोनों इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल का सम होता है एक्सटीरियर एंगल, तो ये हो जाएगा 10 प्लस थीटा डिग्री में। याद आया होगा लेक्चर 1 में जब डेविएशन समझा रहा था मैं, इस तरह से ऑड इवन नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए तो एक पैटर्न डेवलप हुआ था। पैटर्न डेवलप हुआ था, क्या हुआ था, पहले मिरर पे रे इंसिडेंट था ग्लैंसिंग एंगल अल्फा पे, वो जब रिफ्लेक्ट होकर दूसरे पे पहुंचा था तो किस पे था, अल्फा प्लस थीटा पे। वहां से रिफ्लेक्ट होकर के फिर पहले पहुंचा था तो क्या था, अल्फा प्लस 2 थीटा पे। इस तरह से हर बार एंगल थीटा से बढ़ जा रहा था। यहां पे देखिए पहले 10 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, दूसरे पे पहुंचा 10 प्लस थीटा पे, थीटा से बढ़ गया, अब तीसरे पे पहुंचा
तो ये tan प्लस थीटा होगा, तो ये भी tan प्लस थीटा होगा। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है इसमें ये दोनों इंटीरियर एंगल है, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो tan प्लस थीटा प्लस थीटा, tan प्लस 2 थीटा, ये होगा ये वाला एक्सटीरियर एंगल tan प्लस 2 थीटा। तो ये तो मैं लेक्चर 1 में आपसे डिस्कस कर चुका हूं ना, वो पैटर्न याद है ना आपको? नहीं तो पीछे के लेक्चर को आप कंसल्ट करिए भाई, उसे देखिए। तो आप अब देखिए, हम यहां तो 5 रिफ्लेक्शन है, सवाल होता 50 रिफ्लेक्शन के बाद पाथ को रिट्रेस करता है। तो हम लोग जनाब 50 रिफ्लेक्शन वाले फिगर बना पाते क्या, रे डायग्राम बना पाते क्या? नहीं ना। तो यहां पे कहेंगे पहली बार जब इंसिडेंट हुआ तो एंगल है 10 डिग्री, दूसरी बार जब इंसिडेंट हुआ यहां पे रिफ्लेक्ट होके आया और यहां इंसिडेंट हुआ तो एंगल है 10 डिग्री प्लस थीटा, तीसरी बार क्या होगा 10 डिग्री प्लस 2 थीटा, चौथी बार क्या होगा 10 डिग्री प्लस 3 थीटा, पांचवी बार क्या होगा 10 डिग्री प्लस 4 थीटा। हमें तो इतना भी नहीं लिखना चाहिए। जैसे nवीं बार क्या होगा तो 10 डिग्री प्लस n माइनस 1 इंटू थीटा। नहीं, पहली बार ये, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, चौथी बार ये, पांचवी बार ये, तो nवीं बार जब इंसिडेंट हो रहा होगा तो 10 डिग्री प्लस n माइनस 1 थीटा हमें लिखना चाहिए। लेकिन आपका काम तो इससे हो जाएगा कि जब पांचवी बार ये मिरर पे इंसिडेंट है तो वो 90 डिग्री पे है, मिरर के प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तभी तो वो नॉर्मल इंसिडेंट होगा और तब पाथ को रिट्रेस करेगा। इसको लिखिए 90, तो 4 थीटा कितना हो गया 90 माइनस 10 यानी 80 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया 20 डिग्री। लीजिए आंसर आपके सामने। ये मिरर एक दूसरे से 20 डिग्री पे इंक्लाइन रहा होगा। नेक्स्ट ये सवाल है, देखिए ये भी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। ए रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्राइक्स ए प्लेन मिरर which is inclined at an angle theta to the horizontal. Find the angle theta for which the reflected ray becomes vertical. फिगर आपके सामने है, देखिए यहां पे ये जो प्लेन मिरर है ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है और ये थीटा अननोन है। ये थीटा सॉल्व करना है कि प्लेन मिरर को हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे हम इंक्लाइंड करें। दिया क्या है कि कोई रे हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता हुआ इस इंक्लाइंड प्लेन मिरर पे इंसिडेंट है, तो हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री एंगल बनाता हुआ इंक्लाइंड प्लेन पे इंसिडेंट है। लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री बनाता हुआ हॉरिजॉन्टल के बिलो से इंसिडेंट है कि हॉरिजॉन्टल के अबव से इंसिडेंट है। इसीलिए मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज आपके सामने रख दिया है, रखना ही पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम में कहा नहीं गया है। तो हमने कहा कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है कि ये जो इंक्लाइन प्लेन मिरर है उस इंक्लाइन प्लेन मिरर पे रे हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री बनाता हुआ इंसिडेंट हुआ है, तो या तो वो 10 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल होगा या वो 10 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल होगा। यही पॉसिबिलिटी है। और कह क्या रहे, रिजल्ट क्या है, फाइनल रिजल्ट है कि जो भी हो साहब फाइनली रे को वर्टिकल हो जाना है। रिफ्लेक्शन के बाद रे को वर्टिकल हो जाना है, तो रिफ्लेक्शन के बाद रे को मैंने वर्टिकल कर दिया, ये वर्टिकल हो गया। ठीक, तो थीटा बताइए क्या होगा। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो कई जगह आपके काम आएगा, कई जगह काम आएगा। जल्दी से मैं आपको याद दिलाऊं कि मान लीजिए कि ये आपका है प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है और इस पे कहा जा रहा है कि रे इस तरह से इंसिडेंट है और ये इंसिडेंट है और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कभी भी किसी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो या ना हो, किसी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज दोनों फिगर में दिख रहा हो, तो नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे। नॉर्मल होगा जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाइन ड्रॉ करेंगे और इन दोनों रे के बीच जो भी एंगल होगा उस एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे। बाइसेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इक्वल होना है। तो आप यहां कह लेंगे कि हमें यदि नॉर्मल यहां ड्रॉ करना था तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम यहां पे इस तरह से नॉर्मल लेंगे कि ये इन दोनों रे के बीच जो भी एंगल रहा होगा, जो भी एंगल रहा होगा उस एंगल को बाइसेक्ट किया होगा। नहीं, ये भी थीटा, ये भी थीटा, एंगल ये रहा होगा 2 थीटा जैसे। ये मैं कहना चाह रहा हूं और ये कॉन्सेप्ट हमें यहां यूज करना है। तो चलिए यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। पहले ये वाला देखते हैं, जरा देखिए तो
कि ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, क्यों, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये 90 हो गया और ये 10 डिग्री है। तो बताइए कि ये जो पूरा का पूरा एंगल होगा ये 90 + 10 100 डिग्री होगा हर हाल में, नहीं। और अब जो नॉर्मल लेंगे, जो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इंक्लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, वो 100 डिग्री को बाइसेक्ट करेगा, तो 100 डिग्री को बाइसेक्ट कर दीजिए। तो चलिए 100 डिग्री को हमने इस तरह से बाइसेक्ट कर दिया। ये अब देखिए बाइसेक्ट करने पे एंगल क्या बचेगा, ये टोटल 100 था, तो ये जो एंगल हो जाना चाहिए ये एंगल होगा 50 डिग्री। अब तो ज्योमेट्री है, नाम ही है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री क्या है कि आप ये जो रे वर्टिकल हो गया है ना, जरा ऐसे समझने के लिए इसे पीछे ऐसे प्रोड्यूस करें, वर्टिकल, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो ये 90 डिग्री और ये थीटा अननोन सॉल्व करना है, तो 90 और ये थीटा और ये इन तीनों का सम 180, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ऐड करिए तीनों तब 180 होगा। और ये आपका है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये यानी ये एंगल जो है ये एंगल 90 डिग्री है ये, और 90 से ये 90 माइनस थीटा घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसे कहेंगे थीटा। और आपको मालूम है कि ये एंगल और ये एंगल क्या होना है, इक्वल होना है, हाई स्कूल की ज्योमेट्री है, तो ये होगा थीटा, यानी थीटा इक्वल्स टू 50 डिग्री, यानी प्लेन मिरर हॉरिजॉन्टल से 50 डिग्री पे इंक्लाइंड रहा होगा। अब जरा इसको देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, आपको पता है ये कितना है, ये है 90 डिग्री, ये, और उसमें से ये 10 डिग्री घटाएंगे तो फिर ये वाला क्या बचेगा 90 माइनस 10 यानी 80 डिग्री, तो यानी ये एंगल हो गया 80 डिग्री। नॉर्मल जो होगा वो नॉर्मल इसके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो चलिए भाई बाइसेक्ट करा दिया, ये नॉर्मल है। अब ये एंगल है कितना, आप देखिए कि ये 80 डिग्री है, बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो ये 40 डिग्री होगा, और अभी अभी प्रूफ किया था कि ये एंगल इसके बराबर होता है, तो थीटा कितना हो गया 40 डिग्री। तो एक छोटी सी बात कि एक छोटी सी लाइन मिसिंग था कि हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री एंगल बनाता हुआ इंक्लाइन प्लेन वाले मिरर पे इंसिडेंट हुआ है, लेकिन ये नहीं लिखा था कि ये 10 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल है कि बिलो द हॉरिजॉन्टल है। इस कारण से यहाँ पे 2 पॉसिबल रिजल्ट्स थे और वो दोनों आपके सामने है। तो चलिए जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि जो मैंने कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया उस कॉन्सेप्ट को यूज करने वक्त आप कंफर्टेबल हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है, ये उम्मीद करते हैं। और नहीं तो आपको ऐसा मैंने कहा कि आप मुझसे शेयर करिए, ग्रुप जो मैंने बनाया है टेलीग्राम वाला ग्रुप, उसमें शेयर करिए कि आपको ये दिक्कत आती है समझने में, तो आपको मैं पर्सनली हेल्प करूंगा, पर्सनली। चलिए अगला सवाल है, बहुत ही आसान है, आपके 12th के बुक में हर जगह पाया जाता है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल के फॉर्म में। दैट्स अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम कि 2 प्लेन मिरर है M1 M2 और वो एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, और एक रे है इंसिडेंट रे 1 मार्क्ड है, देखिए इंसिडेंट रे 1, और ये मिरर M2 पे फॉल करता है। लेकिन जब मिरर M2 पे फॉल करता है तो ये खुद क्या है M1 के पैरेलल है। M2 पे जब फॉल करता है तो ये आपका मिरर M1 के पैरेलल है। तो रे 1 M2 पे फॉल कर रहा है लेकिन पैरेलल टू M1 है, और यहां से जब रिफ्लेक्ट होकर के ये M1 पे आया और M1 से जब फाइनली रिफ्लेक्ट हुआ, जब यहां से फाइनली रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये कह रहे हैं कि अब जो है ये M2 के पैरेलल है। तो बताइए थीटा क्या होगा। तो बहुत ही साधारण सा, बहुत ही आसान सा, क्या करना है हमें, देखिए सबसे पहले आप ये गौर करिए, जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री आपको क्या कह रहा है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, थीटा तो थीटा। फिर कह रहे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जब ये लाइन इसके पैरेलल होगा तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। लेकिन ये थीटा तो ग्लैंसिंग एंगल है
और ग्लैंसिंग एंगल थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा भी ग्लैंसिंग एंगल है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये थीटा है तो ये थीटा होगा। अब जरा इस ट्राइंगल में आइए, तो इस ट्राइंगल में तीनों थीटा थीटा सम क्या हो गया 3 थीटा, लेकिन ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम तो होना है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो थीटा कितना होगा 60 डिग्री। कुछ नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर मिला के इतना बहुत कुछ डिस्कस ही नहीं किया है कि मैं बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम आपके सामने रखूं। आगे प्रॉब्लम कमाल कमाल के आएंगे, बहुत कमाल कमाल के आएंगे। अभी तो वो प्रॉब्लम है जितना मैंने थियरी पार्ट में आपसे डिस्कस किया है वो देख रहे हैं आप। तो चलिए अगला सवाल क्या है। रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक ए हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एट व्हाट एंगल विद हॉरिजॉन्टल should a second plane mirror, not lane mirror, it's a plane mirror, second plane mirror, ये plane mirror है। तो चलिए क्या दिया है, ये प्लेन मिरर गिवन है। प्लेन मिरर पे रे ऑफ लाइट कितने एंगल पे इंसिडेंट है 45 डिग्री पे, तो प्लेन मिरर पे रे को 45 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट करा दिया। अब कह रहे हैं एक दूसरा प्लेन मिरर लीजिए और उस दूसरे प्लेन मिरर को हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे इंक्लाइन करके रखिए कि पहले वाले प्लेन मिरर से रे रिफ्लेक्ट होकर के जब दूसरे वाले प्लेन मिरर पे पहुंचे और फिर उस दूसरे वाले मिरर से रिफ्लेक्ट हो तो रे फाइनली हॉरिजॉन्टल हो जाए। ये कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना। तो मैंने फिगर में क्या बनाया कि ये पहला वाला प्लेन मिरर ये तो दिया ही प्रॉब्लम में, उस पर रे 45 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है वो भी दिया है प्रॉब्लम में। रिफ्लेक्ट कराएंगे तो ये 45 डिग्री है तो नेचुरली आपका ये भी 45 डिग्री होगा, और ये टोटल 90 डिग्री है तो ये 45 तो फिर ये भी 45 डिग्री होगा। तो यहां तो रे रिफ्लेक्ट हो गया। अब आगे मैंने मिरर नहीं दिखाया फिगर में, सीधा दिखा दिया रिजल्ट, क्योंकि हमें रिजल्ट पता है मिरर कैसे होगा कैसे रखा होगा यही तो सोचना है हमें। तो हमने पहले रे डायग्राम में रिजल्ट ये दिखा दिया। रिजल्ट क्या है साहब, ये कह रहे हैं कि नहीं सेकंड मिरर को ऐसे रखिए कि उससे जब रे रिफ्लेक्ट हो तो रे को हॉरिजॉन्टल हो जाना है। तो चलिए सेकंड मिरर यहीं कहीं पे होगा, यहीं कहीं पे होगा, और हमने उससे रिफ्लेक्शन के बाद रे को हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब जादू क्या है, इंसिडेंट रे सेकंड मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसके बीच का एंगल यदि आपको पता हो, इसके बीच का एंगल, तो उसे डिवाइड करके नॉर्मल मिल जाएगा। कहेंगे क्या जादू है, देखिए जादू दिखाता हूं मैं आपको। जादू ये है कि इसे हम ऐसे ही आगे डॉट डॉट करके बढ़ा दें। ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। ये भाई इसी को मैंने आगे बढ़ाया डॉट डॉट करके, तो ये 45 तो ये 45 होगा। अब ये टोटल क्या होना था 180, टोटल 180 से हम क्या करें 45 हटा लें तो इसके बीच का एंगल मिल जाएगा। 180 से 45 हटाइए, ठीक कितना हो जाएगा 135। 180 से 45 हटा लिया 135, तो ये 135 होगा। तो नॉर्मल जो यहां पे ड्रॉ करेंगे वो नॉर्मल इसके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो नॉर्मल बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है तो नॉर्मल लेते भाई, ये नॉर्मल हो गया। चलिए तो ये नॉर्मल है, बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। और अभी बीच का एंगल क्या देखा आपने, बीच का एंगल था 135, ये था 135 का आधा और आधा ये, तो 135 का आधा यानी 67.5 डिग्री, तो ये या ये हो जाएगा 67.5 डिग्री, ये भी 67.5 डिग्री। कहेंगे लेकिन आपको तो मिरर दिखाना था। अरे जब नॉर्मल मिल गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिल गया, तो मिरर का प्लेन क्या होगा नॉर्मल के परपेंडिकुलर, क्योंकि नॉर्मल होना है मिरर पे परपेंडिकुलर, तो मिरर का प्लेन ड्रॉ कर दीजिए, वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाएगा मिरर का प्लेन। तो ये है आपका मिरर का प्लेन जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे दिखाया आपने, और वो क्या है नॉर्मल के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये ठीक। अब ये एंगल देखिएगा, ये 90 डिग्री होगा ये, अरे ये मिरर है ये नॉर्मल है तो 90 होगा ना ये, और उस 90 से क्या घटाएंगे 67.5, तो क्या बचा 90 से 67.5 घटाइए
तो 22.5 बचता है नहीं। तो आप ये कह लेंगे कि 90 डिग्री से 67.5 डिग्री हटाया तो ये वाला एंगल ये होगा 22.5 डिग्री। और यही तो पूछा गया था कि सेकंड मिरर को हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे इंक्लाइन करें, ये हॉरिजॉन्टल ही है ना, तो हॉरिजॉन्टल से सेकंड मिरर को कितने एंगल पे इंक्लाइन करें कि इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद रे हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो सेकंड मिरर को हॉरिजॉन्टल से 22.5 डिग्री पे इंक्लाइन करें, जिससे उसे रिफ्लेक्शन के बाद रे हॉरिजॉन्टल हो जाए। चलिए अगला सवाल है, फाइंड डेविएशन एंगल प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट द पैराबोलिक सरफेस शोन इन द फिगर। तो इस फिगर में गौर करिए कि कर्व्ड मिरर है और कर्व्ड मिरर में जो कर्व है वो पैराबोलिक है। पैराबोला का इक्वेशन दिया है y² = 4x, और एक्स वाई एक्सेस वगैरह वेल मार्क्ड है, वो आप देख ही रहे हैं। एक रे है जो इंसिडेंट है इस मिरर के कर्व्ड सरफेस पे, रिफ्लेक्टेड सरफेस पे, और ये किस तरह से इंसिडेंट है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट है, और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट है वो पॉइंट P है, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, उस पॉइंट पे वो इंसिडेंट है। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब इस पॉइंट से रे रिफ्लेक्ट होगा तो इस रिफ्लेक्शन में कितना डेविएशन प्रोड्यूस होगा, वो डेविएशन एंगल आपको बताना है। अब जरा आप देखिए कि डेविएशन एंगल जो लेक्चर 1 में मैंने सिखाया था कि यदि आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ग्लैंसिंग एंगल का वैल्यू पता हो तो डेविएशन एंगल उसका डबल होता है, एग्जैक्टली डबल। तो यहाँ पे हम कोशिश क्या करें कि जिस पॉइंट P पे रे इंसिडेंट है उस पॉइंट P पे ये इंसिडेंट रे मिरर के सरफेस से क्या एंगल बनाएगा, वो होगा ग्लैंसिंग एंगल। अब मिरर प्लेन मिरर तो है नहीं कि आप कहेंगे कि मिरर के सरफेस से ये एंगल बनाता हो दिख रहा है, ये कर्व्ड सरफेस है। तो कर्व्ड सरफेस पे जब भी पूछा जाए कि इंसिडेंट रे सरफेस से कितना एंगल बनाता है, तो एक्चुअली वो कह रहे हैं कि टेंजेंट से कितना एंगल बनाता है। यानी P पॉइंट पे, ये जो पैराबोलिक सरफेस है उसके P पॉइंट पे आपको क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, और टेंजेंट से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा उस एंगल को कहेंगे ग्लैंसिंग एंगल। मैं बार बार कह रहा हूं पैराबोलिक सरफेस, ये सरफेस का सेक्शन है, सरफेस का सेक्शन है, वो कर्व दिख रहा वो पैराबोला है, वरना होल ऑफ द सरफेस तो पैराबोलाइड होगा, वो आप समझते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करें, P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते जल्दी से, और P पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो लीजिए जनाब ये हो गया आपका टेंजेंट, और ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है, यानी एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, ये एंगल इक्वल होना है, आपको पता है। तो लीजिए आपको मिल गया ग्लैंसिंग एंगल कितना थीटा, तो डेविएशन एंगल क्या होगा 2 थीटा, ये होगा। लेकिन थीटा तो सॉल्व करेंगे, लेकिन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और या कह लीजिए कि कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस जो आपको इसमें हेल्प करता है, वो क्या करता है कि कोई कर्व का इक्वेशन दिया है y इज ए फंक्शन ऑफ x, उसके किसी पॉइंट पे आप क्या ड्रॉ करते हैं, उसके किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो dy/dx होता है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप उसे लिखेंगे tan थीटा। तो देखिए यहाँ पे ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है यानी tan थीटा, थीटा विद पॉजिटिव पार्ट ऑफ x एक्सिस, क्या होगा वो dy/dx होगा। कहाँ से फाइंड करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या होगा, ये 2y dy/dx इक्वल्स टू 4 और 2। आपने टेंजेंट जिस पॉइंट पे लिया है उस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट है 2, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ 2 रखिए, dy/dx ये हो गया 4। अब ये 2 × 2 4 कैंसिल हो गया, dy/dx को क्या कहते हैं tan थीटा, tan थीटा कितना मिल गया 1, tan थीटा 1, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 45 डिग्री, यानी डेविएशन एंगल कितना होगा 2 टाइम्स थीटा यानी 90 डिग्री। तो जिनको ये नहीं याद आ रहा हो कि डेल्टा 2 थीटा होगा, ग्लैंसिंग एंगल का डबल होगा, प्लीज रेफर टू लेक्चर 1, प्लीज रेफर टू लेक्चर 1। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, और वो आज का लास्ट प्रॉब्लम है। क्या है, यहां भी देखिए मिरर जो है वो कर्व्ड ही दिखाया गया है आपको। Reflecting surface is represented by the equation y equals to 2l by pi sin pi x by l, यानी y और x का जो फंक्शन है वो साइन वाला फंक्शन है।
तो यहाँ पे देखिए ना, ये मिरर जो दिखाया गया कर्व मिरर, ये साइन वाला कर्व है, उसकी फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही है, या मैं फील कराऊं आपको? देखिए साइन वाली फीलिंग कैसे आएगी, साइन कर्व वाली। ये आपको यदि मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं इस तरह से, तो साइन कर्व की फीलिंग आई। अब यदि मैं इसे हटा देता हूं यहां से, तो ये वाला पार्ट ही तो ये है ना आपका, तो ये साइन कर्व ही है, लेकिन इसे इस तरह से पॉलिश करके ये जो टॉप फेसेस को रिफ्लेक्टिंग बना दिया गया है। तो ये आपका कर्व मिरर है, लेकिन कर्व रिप्रेजेंटेड बाय साइन कर्व। चलिए, तो ये तो आपका साइन कर्व हो गया, और साइन कर्व का इक्वेशन भी दिया है, ये इक्वेशन है आपका। अब इस पे रे इंसिडेंट है एक्स एक्सिस के पैरेलल ये, और रिफ्लेक्ट होके रे हो जाता है वाई एक्सिस के पैरेलल। ये गिवन है कि रे हॉरिजॉन्टली इंसिडेंट है, मैंने एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल माना है, और रिफ्लेक्ट होकर के ये वर्टिकल हो जाता है, तो वाई एक्सिस को वर्टिकल माना है। तो रे हॉरिजॉन्टली इंसिडेंट होके वर्टिकली हो गया, वो फिगर में मैंने मार्क कर रखा है। तो बताइए कि पी पॉइंट, जिस पॉइंट पे रे हॉरिजॉन्टली इंसिडेंट होके वर्टिकल हो जाए, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपको सॉल्व करना है। अब ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैसे सॉल्व होगा? तो फिर यहां पे तरीका देखिए वही, कि आप इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर दें, फिर से टेंजेंट ड्रॉ करें। हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, और इस पॉइंट पे हम नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, यहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है, अच्छी तरह से, कि यहां जो आपका होगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, उसके बीच का एंगल जो 90 डिग्री है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल है, तो ये जो बीच का एंगल 90 डिग्री है, नॉर्मल उसे बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा तो आपको कहना पड़ेगा यहाँ पे कि ये आपका होगा 45 डिग्री, ये भी होगा 45 डिग्री। ठीक, फिर देखिए ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, नॉर्मल एंड टेंजेंट, तो ये एक दूसरे से 90 पे हो गया नॉर्मल टेंजेंट, और ये 45 है, तो फिर ये भी क्या होगा? 45 होगा। तो यानी हमें इसे 45 डिग्री कहना चाहिए। फिर ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये और ये एंगल इक्वल होगा, तो इसे 45 डिग्री कहना चाहिए। तो टेंजेंट के लिए एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल कितना है? 45 डिग्री। tan 45 1 dy बाई डी एक्स 1। तो यानी अभी तक हमें ये पता चला कि जिस कर्व पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, उसके लिए tan थीटा यानी tan 45 डिग्री ये 1 होगा, लेकिन ये तो आपका होता है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स 1 है। अब dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे? तो ये जो y एज ए फंक्शन ऑफ x इसको डिफ्रेंशिएट करिए, dy बाई डी एक्स क्या होगा? 2l बाई पाई cos पाई x बाय l, दिस मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय l। ये डिफ्रेंशिएट होके मिल रहा है, ये पाई कैंसिल हो रहा है, ये l कैंसिल हो रहा है। dy बाई डी एक्स tan थीटा 1 सॉल्व कर चुके हैं 1, ये क्या आ गया? cos 2 टाइम्स cos पाई x बाय l, ये आया। अब देखिए यहां से cos पाई x बाय l कितना आ रहा है? हाफ आ रहा है। cos का वैल्यू हाफ कब होता है? cos 60 डिग्री, यानी cos पाई बाय 3, यानी आप कह लेंगे पाई x बाय l कितना होगा? ये हो जाएगा पाई बाय 3, पाई कैंसिल हो गया, तो x सॉल्व होके कितना आ गया? l बाय 3। x कोऑर्डिनेट मिल गया, यानी वो पॉइंट P जिस पे रे हॉरिजॉन्टली इंसिडेंट हो, x एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो, और रिफ्लेक्शन के बाद y एक्सिस के पैरेलल हो जाए, रे वर्टिकल हो जाए, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल गया। कहेंगे y कोऑर्डिनेट सॉल्व करिए। अरे उसमें क्या है, तो बहुत आसान है, क्योंकि y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया है, x कोऑर्डिनेट जो सॉल्व किया यहां रखिए ना, y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, रख करके क्या आता है? तो यहां पे y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? y इक्वल्स टू 2l बाय पाई साइन पाई बाय l, और x कितना सॉल्व किया था अभी अभी आपने देखा? l बाय 3, ये l कैंसिल हो गया, 2l बाय पाई साइन पाई बाय 3, साइन 60 डिग्री यानी √3 बाय 2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो y कोऑर्डिनेट कितना मिल गया?
√3l/π। तो दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए, x कोऑर्डिनेट l/3, y कोऑर्डिनेट √3l/π। लेकिन ठहरिए, अभी आपका सवाल पूरा हुआ नहीं है। कहेंगे नहीं पूरा हो गया, कैसे नहीं हुआ भाई, हमें उस पॉइंट P का एक्स वाई कोऑर्डिनेट ही तो सॉल्व करना था, जहां पे रे इंसिडेंट हो हॉरिजॉन्टली और रिफ्लेक्शन के बाद वर्टिकल हो जाए। सॉल्व कर तो दिया, एक्स कोऑर्डिनेट l/3 और y कोऑर्डिनेट था √3l/π। नहीं, आधा जवाब है ये, आधा जवाब है। कैसे, जरा देखिए कमाल यहाँ पे जो शायद आप मिस कर जाते, वो कमाल ये है कि हम यहाँ एक लाइन लेते हैं और ये वर्टिकल लाइन यानी y एक्सिस के पैरेलल लाइन हम इस तरह से ले रहे हैं। ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन इस तरह से है कि ये l/2, ये l/2, यानी ये जो लेंथ l है उसका हाफ हाफ कर दिया। तो आपको ऐसा नहीं लगता इस लाइन के दोनों तरफ इस कर्व में सिमेट्री है? कर्व का इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा क्या है, सिमिलर दिख रहा है आपको? तो ये सिमेट्रिकल लाइन है। अब यदि ये सिमेट्रिकल लाइन है तो एक जादू करिए। जादू ये होगा कि ये जो आपका है इंसिडेंट रे वाली लाइन, इसको हम आगे बढ़ाएं, बढ़ा दिया आगे। और अब हम क्या करें, यहाँ पे इसी लाइन के लॉन्ग, इसी के कोलिनियर हम एक रे इधर से इंसिडेंट करा दें ये। तो जब आप कहेंगे ये कर्व इस कर्व के सिमिलर है क्योंकि इस लाइन के दोनों तरफ सिमेट्री है, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें या यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें, एंगल वही आएगा जो इधर आया था। और तब आप कहेंगे कि जो यहाँ ग्लैंसिंग एंगल, जो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस विद नॉर्मल आएगा वही यहाँ पे आएगा। और यदि मान लीजिए मैं नॉर्मल ड्रॉ ही कर देता हूं आपके लिए, तो ये आपका ये नॉर्मल है। जो एंगल इजिली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो 45 डिग्री यहां होगा वही 45 डिग्री यहां भी आएगा, वही। और फिर यहां वैसे ही ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा ये। तो एक आंसर क्यों होगा, दो होगा, आपको 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 2 पॉइंट्स। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। लेकिन आप फिगर में गौर करिए कि ये जो हाइट है, ये हाइट और ये हाइट सेम है, और ये हाइट y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां भी y कोऑर्डिनेट वही होगा, √3l/π। x कोऑर्डिनेट पे गौर करिए, ये कितना है, देखिए मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ये है l/3, क्योंकि यहां x कोऑर्डिनेट l/3 मिला था। तो फिगर की सिमेट्री से ये भी क्या होगा, l/3, सिमिलर कंडीशन है। और टोटल कितना है, टोटल है ये l से l/3 घटाएंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगा यहां से यहां तक का, ये यहां से यहां तक का 2l/3, वो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा। तो x कोऑर्डिनेट हो गया 2l/3, y कोऑर्डिनेट हो गया √3l/π। और इस तरह से आपको इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, जहां पे रे यदि x एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट है यानी हॉरिजॉन्टली, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वर्टिकल हो जाता है, y एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो देखिए आज भी मैं टाइम को ब्रीज कर गया, नहीं करना था। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम जो हमारा वीडियो लेक्चर बने वो 1 आवर या उससे कम, छोटा सा बने। तो चलिए आगे से ख्याल रखेंगे। अब अगले टर्न पे क्या होगा, अगले टर्न पे हम आपको बताएंगे कि मिरर पे रे इंसिडेंट है, और यदि हम इंसिडेंट रे को रोटेट करें या मिरर को रोटेट करें या दोनों को रोटेट करें, तो रिफ्लेक्टेड रे में किस तरह का रोटेशन होगा, कितने एंगल से, किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। एक मिरर ना हो कि एक से ज़्यादा मिरर हो और दोनों को रोटेट करें तो क्या होगा, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हम लोग देखेंगे। बड़ा मज़ा आएगा अगले टर्न पे, क्योंकि अगले टर्न पे ऑप्टिक्स में थोड़ा कुछ काइनेमेटिक्स यूज होता दिख रहा होगा, रोटेशन वगैरह की बात हो रही होगी, ठीक है ना। अगले टर्न को छोटा रखने के लिए, लेक्चर 3 को छोटा रखने के लिए बस इतना ही डिस्कस करेंगे, रोटेशन, और उस पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको दिखाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिखाएंगे। अब आज हम लोग यहीं रहते हैं, सभी को मेरी शुभकामनाएं। अगले 3rd लेक्चर में हम आपका इंतजार करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।